जापान जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए, डिसिप्लिन के लिए। अगर ट्रेन लेट हो जाएगी ना 5 मिनट तो पैसे वापस मिलेंगे सारे जितने भी यात्री। बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनाउंसमेंट हो रही थी कि ना कोई मोबाइल करेगा कॉल ना कोई मोबाइल कॉल सुनेगा। रात को 11 बजे के करीब तो जैसे मैं क्रॉस करने लगा ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं यह मेरी रेड लाइट है। कार का हॉर्न तो हमें सुनने को हम तरस गए, कार का हॉर्न ही नहीं कभी सुना वहाँ। कि भी हमारे देश जैसी कोई तोड़ नहीं है। जो मातृभूमि के लिए प्रेम भारत में है वो कहीं नजर नहीं आए। कि भारत में एक ऐसा महान व्यक्ति था जो 7 भाषाओं का ज्ञाता था, 7 भाषाओं का, और चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया उनको कहते थे। सर मैं खुद भी मौन हो गया कि कोई ऐसा व्यक्तित्व और कुरुक्षेत्र की धरा पर दुनिया में सुना जा रहा था। कि अब्दुल कलाम को उन्होंने गीता समझाई थी, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जहाँ भी हो ना वहाँ धर्म करो। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना विराट था। प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा। जापान जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए, डिसिप्लिन के लिए और साफ सफाई के लिए। भारत संस्कृति का देश है। तो आज हम बात करेंगे कि एक संस्कृति देश से व्यक्ति जापान जाता है, टेक्नोलॉजी की देश में जाता है, तो उन्हें कैसा अनुभव होता है। एक बार फिर हमारे साथ एक खास एपिसोड, एक शख्सियत डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी हमारे बीच हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अनिल जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इस अपने सुंदर से नए स्टूडियो को मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। धन्यवाद सर। और हम भी गर्व फील कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। मैं कहूँगा गर्व का ही पल है हमारे लिए कि आप जापान गए। सर जापान आप अभी होके आए तो क्या घूमने गए थे या कोई विशेष उद्देश्य था? घूमने के लिए मैं गया था 1981 में, 1981 में मैं एक राइस मिलर्स का डेलीगेशन लेके गया था और कुछ राइस इंडस्ट्री की रिसर्च का वर्क था और कुछ घूमना भी था। लेकिन इस बार मेरा जाने का उद्देश्य था, साहित्यिक यात्रा थी मेरी है। हम साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, और एक और यहाँ हमारे भारत की बहुत बड़ी हैसियत रही है प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा, उनकी जो ज्ञान यात्रा है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। प्रोफेसर सिन्हा के क्या उनका कार्यशैली थी, कैसा उनका व्यक्तित्व था, कितने वो विद्वान थे, ये उन लोगों के बीच में बताने का उद्देश्य था इस बार मेरा। जो आपने सर बताया अभी, न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि विश्व स्तर पर बहुत ही सम्मानित हिम्मत सिंह सिन्हा जी का नाम लिया जाता है। जी। तो किस तरह का ये अनुभव रहा जब आप, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही चुनिंदा लोगों में से आप रहे होंगे इस तरह का अवसर, अवसर ही कहूँगा क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ जा पाते हैं, और साहित्य को लेकर ऐसा अवसर मिलना बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या सर आप अकेले ही ऐसे थे या कुछ और साथी आपके साथ? भारत से तो मैं अकेले ही गया था, लेकिन दूसरे देशों के लोग और जुड़े थे। अपने देश से मैं अकेले ही गया था और मेरे जाने का मेन उनको ये इंटरेस्ट था कि ये उस देश से, उस ज़िले से, उस शहर से आया है जिसमें सिन्हा जी ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। वो 1965 में यहाँ आए थे और आखिरी सांस तक वो यहीं पे रहे। तो और मेरा उनसे जुड़ाव भी कोई लगभग 43 साल का जुड़ाव रहा। तो वो लोग मेरी बात सुनने के इच्छुक थे, इसलिए मेरा जाना वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आपने बताया आपका जाना वहाँ इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग आप अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि आज आप पॉडकास्ट में बैठे हैं। तो इंटरेस्टिंग जो स्टोरी आपकी रही, कुरुक्षेत्र के प्रेरणा से आप आशीर्वाद लेकर चलते हैं, अपने साथियों से प्यार मोहब्बत लेके चलते हैं, वो स्टोरी प्लीज़ हमें बताएं। और ये सफ़र कैसा रहा प्लीज़ सर? देखिए, अगर साहित्यिक सफ़र की बात की जाए तो थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट आपको बताने में। प्लीज़ प्लीज़ सर। एक भारतीय मूल के नागरिक हैं कुलभूषण व्यास, आजकल वो दुबई में है, रेडियो जॉकी का काम करते थे वो सिन्हा जी से एक बार मिले और सिन्हा जी से मिलते वो प्रभावित हो गए। फिर वो थोड़ी थोड़ी बार 4 बार ही फिर मिले। उनकी एक बुक का रिव्यू सिन्हा जी ने लिखा और वो इतने उनके फ़ैन हो गए कि जब उनका पता लगा कि उनका देहावसान हो गया और ब्रह्मलीन हो गए, तो उसने अपने मन में प्रतिज्ञा ली कि मैं इस महान शख्सियत का प्रचार प्रसार 12 देशों में करूँगा, बिना किसी के प्रोत्साहन के, बिना किसी के उकसाने के। कुछ भी अपने मन में विचार आया और उसने ये बात मेरे से साझा की
कि मैं 12 देशों में सिन्हा जी का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। मेरे से उनका जुड़ाव यहाँ कुरुक्षेत्र में जब प्रेरणा वृद्ध आश्रम में वो आए तब हुआ था। तो अभी ये 9वां पड़ाव था। मेरी इच्छा, उन्होंने सारे देशों के बारे में कहा, मैंने कहा नहीं, मेरी कोई इच्छा जापान जाने की है, क्योंकि मैं 81 में गया था, तब भी मैंने देखा था वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस। उस टाइम बुलेट ट्रेन चली थी 350 किलोमीटर वाली, तब उसको चले 3 महीने हुए थे जब मैं 81 में गया। लेकिन इस बार नई ट्रेन चल पड़ी है एक और, शायद उसका नाम मैं भूल गया, सैनिकन शायद नाम है, कुछ ऐसा नाम है। उसकी स्पीड 450 की है। कमाल। और वहाँ जापान के बारे में आप जितनी बातें सुनेंगे आपको बहुत मजा आएगा। वो डिसिप्लिन के इतने पक्के हैं और टाइम के इतने पाबंद हैं। अगर ट्रेन लेट हो जाएगी ना 5 मिनट, तो पैसे वापस मिलेंगे सारे जितने भी यात्री, और अगली उनको फ्री यात्रा कराई है हमने। 1 सेकंड भी ट्रेन बस कुछ भी 1 सेकंड भी लेट नहीं होता। जो टाइम दिया 4:53 का, तो 4:53 पे ही होगा वो, ना 52 पे होगा ना 54 पे होगा, इस तरह का। और जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है ना, कई लोग तो जो थोड़े नरम स्वभाव के कहते हैं यार यहाँ का डिसिप्लिन बड़ा रिजिड है। रिजिड इन द सेंस कि हम रात के 11 बजे मेन रोड नहीं, साइड रोड पे थे अपने होटल के बाहर, हमने रोड क्रॉस करके सामने जाना था रात को 11 बजे के करीब। तो जैसे मैं क्रॉस करने लगा ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं यहाँ भी रेड लाइट है। मतलब एक गली थी समझो, गली। तो मेरे कहा 11 बजे है, ना कोई इधर है ना कोई उधर है, कोई भी नहीं है। कहते नहीं, ग्रीन होगा तो लाइट क्रॉस करेगा। और फिर ग्रीन होने पे क्रॉस किया। मतलब मेरे को कई बार ऐसा लगा कि ये लोग कितने उनके खून में हैं। हमारे यहाँ तो ये देखते ना, देखो रहा कोई ट्रैफिक वाला है इधर उधर, ना कोई नहीं, चल चल फिर चल। तो वहाँ ऐसा नहीं, उनके खून में है और क्यू में खड़े होना है। और एक और बड़ी बात है जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि दैट कंट्री इज नॉइसलेस, रोड्स आर स्पॉटलेस। आप ट्रेन में जा रहे हो कोई बात नहीं करेगा, बस में जा रहे हो कोई बात नहीं करेगा, आप सड़क पे जा रहे हो कोई आपस में बात नहीं करेगा। मोबाइल पे बात करेगा तो चुपचाप, आपको पता नहीं लगेगा क्या बात हो रही है। कार का हॉर्न तो हमें सुनने को हम तरस गए, कार का हॉर्न ही नहीं कभी सुना हुआ। बाकी कंट्रीज में भी है कार के बारे में, लेकिन डिसिप्लिन के बारे में ऐसा नहीं सुना। बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनाउंसमेंट हो रही थी कि ना कोई मोबाइल करेगा कॉल, ना कोई मोबाइल कॉल सुनेगा, अनाउंसमेंट थी। कार में टैक्सी वाला कहता है प्लीज़ नो। तो ऐसा देश जो जिसके अंदर इतनी डिसिप्लिन हो और देशभक्ति की भावना, तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे से ज़्यादा है, हमारे देश में ही बहुत है। हमारे यहाँ देश में होती है विपत्ति के टाइम, उनके 12 महीने रहती है। हर एक बात में देशभक्ति की भावना, हर एक बात में। तो वो देश कई महीने में अलग रहा। और अगर साहित्य की बात की है तो हमारी यात्रा बहुत सफल रही। जगह जगह मीटिंग हुई, जगह जगह मीटिंग हुई। सर, जापान की आपने विशेषताएं बताई और फिर ये भी कहा कि वे हमारे देश जैसी कोई तोड़ नहीं है। जो मातृभूमि के लिए प्रेम भारत में है वो कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन जापान के बारे में एक चीज़ और मैंने पढ़ी सर, या मीडिया के माध्यम से हम सुनते भी हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो एज है भी 100 साल के बाद तक जीवित रहते हैं। तो आप वहाँ से होके आए, क्या उसके पीछे का राज है? कोई जड़ी बूटी वगैरह कोई लेके आए क्या आप, कुछ ऐसा? देखो वो लोग डिसिप्लिन है, खाने में कंट्रोल है, चलने में कंट्रोल है, पीने में कंट्रोल है, हर एक बात में कंट्रोल है। लेकिन मैं इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा देखता हूँ। वो बूढ़ों का देश बनने जा रहा है, लोग शादी नहीं कराना चाहते। 50 साल की उम्र में लोग शादी करा रहे हैं, बताओ। अब वहाँ पे क्या हुआ उसका कि वहाँ की जनसंख्या घटनी शुरू हो गई, बंदों की उम्र बढ़ गई, लेकिन देश की उम्र तो घट गई ना। जब युवा नहीं आएगा तो क्या होगा? तो मेरे को उनकी उम्र जानने की ज़्यादा इच्छा नहीं थी कि कितनी उम्र कैसे जीते हैं। मेरे को ये जानने की इच्छा थी कि अगर यही हाल रहा तो तुम्हारा देश का होगा क्या, भविष्य क्या होगा, चिंता का विषय। और मैंने वहाँ के लोगों से बात की तो दे वर ऑल्सो वरीड अबाउट इट कि वी मस्ट थिंक, और आवर गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि भाई कैसे पॉपुलेशन बढ़ाई है, क्योंकि बच्चे शादी कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, काम में खोए रहेंगे, काम में खोए रहेंगे। अगर 9 बजे का टाइम है तो 8 ही पहुँच जाएंगे, 6 का टाइम है तो 7 बजे आएंगे, काम में खोए रहेंगे। तो इस तरह। और एक और बड़ी बात है, करप्शन लेस, पोल्यूशन लेस, अडल्ट्रेशन तो आप सोच ही नहीं सकते। जिस बीमारियों से हमारा देश जूझ रहा है, नो अडल्ट्रेशन। पोल्यूशन, मैं जिस टाइम गया टोक्यो में, सब
27 एक ही हुआ ही था, और वो भी ज़्यादा मानते हैं वो 10-12-15, 10-12-15। इसलिए लोग हेल्दी रहते हैं, इसलिए लोग लंबी आयु जो है ना इसीलिए जीते हैं कि वहाँ ना पॉल्यूशन है और ना पे अडल्ट्रेशन है, खाना भी शुद्ध मिलेगा आपको। बिल्कुल सर। और जापान की ये सभी विशेषताएं इसलिए जापान को खास बनाती हैं। और मैं चाहूँगा कि हम अपने मेन विषय की ओर पुनः आएँ। तो जब आप जापान गए सर, तो कैसी शुरुआत होती इस साहित्यिक सफ़र की? क्योंकि व्यक्तिगत तो था ही नहीं, और जापान जैसे देश में इस तरह का कार्यक्रम होना अपने आप में ही मैं सोचता हूँ कुरुक्षेत्र वासियों के लिए गर्व का पल है। बहुत गर्व है। तो प्लीज़ हमें वो बताएँ, वो जर्नी बताएँ, वहाँ पे किस-किस तरह के इवेंट हुए, कहाँ-कहाँ पर आपका जाना हुआ? देखिए, कुलभूषण व्यास की मैंने बात की ना, जिन्होंने ये सफ़र शुरू करने का प्रयास किया था, वो मेरे से 7 दिन पहले वहाँ पहुँच गए थे। तो सारी सेटिंग उन्होंने कर रखी थी, सब बातचीत कर रखी थी, कहाँ पे क्या होना है। और एक आदमी हमें वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग मिले, भारतीय मूल के नागरिक, और टोक्यो में एमएलए बने, कमाल है। और वर्ल्ड की प्रेस ने उसको कवर किया कि टोक्यो में भारतीय मूल का एक व्यक्ति एमएलए बना है, विधायक बना है। क्या नाम है सर उनका? उनका नाम है योगेंद्र पौराणिक, लेकिन उनको लोग योगी जी के नाम से जानते हैं। बाद में जो अपने भारत के बच्चे वहाँ गए हुए, उनसे हमारी मुलाकात हुई, कई सीटिंग हुई उनसे। तो उन्होंने बताया कि जब हम घर से चले ना, सब ने कहा नहीं एक वहाँ पे योगी जी हैं, कोई दिक्कत है उनको फ़ोन कर लेना, वो आपकी इमदाद करेंगे। और सचमुच उस आदमी को कोई भी यहाँ का नागरिक, वहाँ का भी, खास तौर पे इंडिया का, फ़ोन करता ना, आदमी सारा काम छोड़ के उसकी इमदाद करता है। हमारे साथ वो 3 दिन रहे, अपनी कार में घुमाया। अगर हमने कहा कि शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करवाई। अगर हमने कहा उससे मिलना है, उससे मिलवाया। अगर हमने कहा भी हमने कॉन्फ्रेंस करनी है, कॉन्फ्रेंस करवाई। और कमाल के आदमी। तो वो सेटिंग जो थी ना, वो सारी पहले मेरे जाने से पहले हो चुकी थी। जब मैं गया तो एक दिन तो हमने बातचीत की, रेस्ट किया, छोटा-मोटे बात की। एक वहाँ पे और छत्तीसगढ़ के हैं, शांतनु लस्कर, वहाँ पे वो शिक्षाविद हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, उनकी मिसेज वहाँ पढ़ाती है। कमाल के आदमी है। तो योगी जी का एक कल्चरल सेंटर है वहाँ पे। तो पहले हमारी जो टोक्यो में मीटिंग हुई वो वहाँ पे हुई है। तो वहाँ पे जैपनीज लोग आए हुए थे, और मैं जो बोल रहा था या जो कुलभूषण जी बोल रहे थे, वो उन बंदों को योगी जी जैपनीज लैंग्वेज में बोल के बता रहे थे। अच्छा। और फिर उनके में आप फेस देखते थे ना, वाह वाह, जैसे वो बोलते ना, अरे ऐसा कोई आदमी हो सकता है, ऐसी उनकी फीलिंग थी। तो दे वर एंजॉयिंग द थिंग्स। और देखिए ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी है ना, ये हम तो देखो इस मामले में पीछे हैं बहुत। उनकी सोच देखो, कुलभूषण व्यास जी ने कहा कि शिला ये आप आने से पहले मेरे को 5 मिनट की वीडियो बना के भेजो एक, कि आपका उनसे किस तरह का लिंक रहा है, ताकि लोगों को पता लगे कि प्रोफेसर हिम्मत सिंघना से कब से जुड़े हुए। तो मैं उनसे 1980 में पहली बार मिला था, और वो चांस की बात है, वो फ़ोटो मेरे पास थे। मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक सभागार है, ऑडिटोरियम, वो नया-नया बना था। अब मेरे को तो शुरू से ही चस्का है मीटिंग में जाने का, चीफ गेस्ट बनने का स्वभाव रहा है। तो एक कल्चरल सोसाइटी थी, उन्होंने मुझे बुलाया। सिन्हा जी उस टाइम वहाँ पे डीन होते थे यूनिवर्सिटी में। वो हालाँकि वो दार्शनिक विभाग से थे, फिलॉसफी से। तो उन्होंने वहाँ पे रिसीव किया था। तो पहली बार मुझे मिले, वो फ़ोटो मेरे पास थी। फिर मैंने फ़ोटो का सफ़र बना के भेजा, ताकि एक ना एक माहौल बन जाए। वे जो आदमी आ रहा है ना, हु इज़ ही, बताना ना पड़े ज़्यादा बिल्कुल। इसी तरह जो एक विकास शर्मा है यहाँ पे, उन्होंने सिन्हा जी की 1500 या 2000 वीडियो रिकॉर्ड की, 1500 आ चुकी है, कुछ और वो बना रहे हैं अभी। तो उनकी जैसे 30 मिनट की वीडियो है, उसमें से उन्होंने छोटी करके 3.5 मिनट की, 4 मिनट की बना दी। वो वहाँ पे दिखाई 3 वीडियोज़, सो दैट द आइडिया में भी क्लियर कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्यों आए हैं, क्या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना विराट था, उसे माहौल बना। तो मेरे को कहने लगे कि आप ना हमें सिन्हा जी के साथ जो आपका आपने देखा ना संस्मरण सुनाइए। तो मैंने उनको सुनाया कि सिन्हा जी टाइम के कितने पाबंद थे, कैसे पाबंद थे। एक बार यहाँ पे यूथ कल्चर अफेयर चल रहा था, और उन्होंने देखा क्या बात है, क्यों लेट हो रहे हो, वही क्या है, कि जी ढोलकी वाला नहीं आया। कहते लो ढोल इसलिए लेट करेंगे, खुद ही ढोलकी बजाने बैठ गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन भी थे, खुद ही ढोलकी, कभी काम नहीं रुकना चाहिए, ढोलकी बजाने बैठ गए। फिर मैंने उनको बताया कि वो ना बच्चों से कितना प्यार करते थे। 7-8 बच्चे उनके यहाँ, गरीब बच्चे उनके यहाँ रह के पढ़ते थे सारी लाइफ, 2-4 दिन के लिए नहीं। एक बच्चे ने तो जब कहा ना कि मैं ऐसे-ऐसे, किसी ने कहा भी वो, मतलब इंडस्ट्री में ऐसा था कि कोई बच्चा है ही मेरे पे ये साधन नहीं है, कहता वहाँ
फिलॉसफी डिपार्टमेंट में चला जा, वहाँ एक धोती कुर्ते वाला मिलेगा, उसको बता। तो एक बच्चे ने हमें बताया, अब तो वो आईजी से पद से रिटायर हुए हैं, कि जी मैं उनसे मिला, अरे नहीं पैसे तो क्या, मेरे साथ चल, अपने घर ले गए। और वो उसको अपने साइकिल पे, वो साइकिल पे चला करते, साइकिल पे बिठा के लाते थे यूनिवर्सिटी में, और जाते अपने साथ ले जाते, अपने घर रखा, बहुत सुंदर। उसको पढ़ाया, और बाद में वो लड़का आईजी बना। ऐसे कितने लोग उन्होंने निखारे, कितने लोग, 7-8 बच्चे तो लगातार उनके घर रहते थे। तो एक बार उनका एक प्रिय शिष्य था जनार्दन शर्मा, अब तो हमारे से ज़्यादा मेरी एज के होंगे या मेरे से 2-4 साल बड़े होंगे, उनको बहुत प्यारा था वो, उन्होंने उसकी कला को निखारा था। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी यूनिवर्सिटी में, और जब उसके परफॉर्मेंस का टाइम आया तो उसका जो डायरेक्टर था ना, वो कह रहा क्या है ये, पैंट में आ गए, धोती में आना था, चलो गेट आउट, ये पैंट में नहीं होता, इसके लिए धोती चाहिए थी। और रात को 8 बजे यूनिवर्सिटी में धोती कहाँ से आती, बिल्कुल। धोती कहाँ से आती? सिन्हा जी के कान में ये बात पड़ गई। आप देखिए उस आदमी का व्यक्तित्व कितना विराट था। उन्होंने ऐसे से इधर आ, हल्के से बढ़ा, अपनी धोती खोल के दे दी, कहते ये ले काम कर। उनको तो सर गुरु जी नहीं नहीं नहीं, क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं छोड़ दूंगा। कहते नहीं चलो, मेरा क्या नाम मान। 35 मिनट वो एक कोने में दुब के बैठे रहे, अपनी धोती उसको खोल के दे दी। कमाल है। ऐसे ऐसे जब संस्मरण सुनाए ना मैंने, मैं अब 43 साल का साथ था, कितने कितने संस्मरण याद थे, मैं सुनाता गया, और वो स्पेल बाउंड बिल्कुल ऐसे सुनते रहे, ये क्या आदमी बोल रहा, क्योंकि ओसाका में हिंदी समझने वाले बहुत थे। टोक्यो में तो वो योगिंदर जी उनको हमारी हिंदी क्या जैपनीज करके बताते थे, लेकिन ओसाका में हिंदी समझने वाले बहुत थे, जैपनीज लोग जो है ना हिंदी समझने वाले थे। तो धारा में वहाँ बोलने में इतना मज़ा आया, वो कहे और सुनाओ, और सुनाओ। फिर मैंने कहा देखो वो वायदे के कितने पक्के थे। उनके एक शिष्य को उन्होंने कहा बेटा तेरी शादी में आऊँगा मैं। उन्होंने कहा गुरुजी शादी में नहीं आए, शादी नहीं करूँगा। कहता आऊँगा। और जब शादी का टाइम आया तो इमरजेंसी लग गई, और वो तो संघ के चालक थे, वो अंडरग्राउंड उड़ा पड़ा, अंडरग्राउंड हो गया और शादी आ गई। उनको पता लगा शादी है, और वायदा कर रखा, उनको याद है मैंने वायदा कर रखा है। आप देखिए उस टाइम वो सरदार की वेशभूषा में थे, प्रचार प्रसार चल रहा था अंदर ही अंदर। वो उस लड़के जब वो बैठा ना फेरों पे, तो किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसको लगा ये कुछ अलग तरह का है। उसने मुड़ के देखा तो पहचान में नहीं आया, फिर दोबारा फिर हाथ रखा, फट पे चले, अरे ये तो गुरु जी का हाथ है। गुरु जी आप, बस उन्होंने कहा हाँ बेटा तेरे को आशीर्वाद देने हैं। और किसी को नहीं पता वहाँ धेरे में पे जाके ना। कमाल है सर, बहुत सुंदर। तो इस तरह की जब बातें सुनाई ना, तो लोग मोहित हो गए। और वहाँ से ना फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इनका प्रचार प्रसार एक विधि पूर्वक हो, जैसे आप कर रहे हो, दिस इज नॉट द वे। उनके नाम से ना एक फाउंडेशन बनाओ, प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा फाउंडेशन बनाओ, और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करो। और देखिए ये बात चली वहाँ पे, ये डिसाइड हुआ कि इस फाउंडेशन को कोई कुरुक्षेत्र में रहने वाला बंदा जो उनके साथ लंबे टाइम तक एसोसिएटेड हो, वो हेड करे। और ना चाहते हुए मेरी ड्यूटी लगी कि आप इस फाउंडेशन के एज प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रेसिडेंट कुछ भी को, आप इसका कार्यभार संभालो, ताकि इसको वर्ल्ड लेवल पे पूरा प्रचार प्रसार मिले। और हमारे ये प्रयास सीरियसली जारी है। हम काफ़ी, हमारी जूम मीटिंग भी हुई थी अभी 3 दिन पहले। हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे आजकल के टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कहीं वर्चुअल मीटिंग करनी पड़े, वहाँ पे जूम मीटिंग के हिसाब से ये घर घर में ये संदेश पहुँचाया जाए कि भारत में एक ऐसा महान व्यक्ति था जो 7 भाषाओं का ज्ञाता था, 7 भाषाओं का, और चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया उनको कहते थे। उनसे कोई बात करो, वो कभी किताब नहीं देखते थे, स्पॉन्टेनियस उनका रिप्लाई आता था, और सार गर्भित, यानी कि फोकी बात नहीं करते। उनकी जो भी उन्होंने बात कही ना, अगर इस्लाम पे वो बोले, इस्लाम धर्म पे, तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से कमेंट आए कि हमने कुरान के बारे में आज तक इतना किसी से नहीं सुना। हालांकि हम मुस्लिम हैं। अगर वो पारसियों के बारे में, तो पारसियों के फ़ोन आते, यार कैसे आदमी है। जैनिज्म पे बोलते तो जैनियों के फ़ोन आते, यार जैन धर्म की ऐसे परिभाषा हमने नहीं सुने। तो इस तरह का अगर कोई बंदा है तो उसका प्रचार प्रसार फिर उसी लेवल का होना चाहिए। ये ना हो कि कुरुक्षेत्र की गली के प्रोफेसर सिन्हा होकर रह जाए। तो ये हमारा प्रयास है, और मैं सोचता हूँ कि परमात्मा हमारे साथ, हम इसमें कामयाब होंगे। इतना सब कुछ सुन के सर मैं खुद भी मौन हो गया कि कोई ऐसा व्यक्तित्व और कुरुक्षेत्र की धरा पर दुनिया में सुना जा रहा है, दुनिया में उनकी पहचान है। और ऐसे व्यक्ति की मैं कहूँगा ईश्वर ने ड्यूटी लगाई होगी आपकी कि उनका
प्रचार प्रसार करने की। वहाँ एक और बहुत बड़ी बात हुई, वही बताऊँ आपको, जी please। आपकी बात काट के। जी जी। और जापान लोगों वाले लोग इकट्ठे हुए जो वहाँ शिक्षा से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें कहा सिंगला ये हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जापानी स्कूल में जापानी पढ़ाते हैं, वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाते। जी अगर कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरे देशों में तो जापानी समझते नहीं, इसके अलावा हमारे बच्चों को कुछ आता नहीं, हम कहाँ जाएँ? तो आप एक ऐसा करो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक स्कूल खोल दो यार, सीबीएसई। हाँ, सीबीएसई से एफिलिएटेड। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि वहाँ पे ना शिक्षा बहुत महंगी है। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी 2 संतान हैं और पौने 2 लाख रुपए अगर येन के हिसाब से देखा जाए, जी। वो उनकी एक बच्चे की फीस पौने 2 लाख रुपए है, 3.5 लाख चले गए और मैं कमाता कितने हूँ? 5-6 लाख। तो कैसे गुजारा होगा? तो हम चाहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे सीबीएसई से एफिलिएटेड एक स्कूल यहाँ पे खोलो, ताकि बच्चों को ना हम इस हिंदी पढ़ाएं और साहित्य का प्रचार प्रसार हो, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। जब हिंदी बच्चे पढ़ेंगे, लोग आएंगे, सुनेंगे, तो नेचुरली उनके मन में देशभक्ति की भावना पैदा होगी, वरना हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। मतलब कितनी अपीलिंग बात थी। एंड वी आर सीरियसली थिंकिंग कि कुछ ऐसा किया जाए, वो हमारा प्रोसेस चल रहा है। कामयाब होता है कि नहीं होता ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वी आर सीरियसली थिंकिंग कि एक स्कूल वहाँ पे ओसाका में या टोक्यो में कहीं भी बनाया जाए। निश्चित रूप से सर, किसी भी चीज़ का कामयाब होना पहली सीढ़ी है कि उसके बारे में सोचना। और आपने कहा है कि हमने ये मन बना लिया है, तो जब मन बना लिया है तो और आपने जिस चीज़ पे मन बना लिया वो चीज़ निश्चित रूप से यहाँ पूरी होगी। परमात्मा पे बहुत सारी बातें होती हैं, खाली मन बनाने से काम नहीं होता, प्रैक्टिकल होना पड़ता है कई माम। बिल्कुल। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आगे की आपकी रणनीति है या आपकी टीम की रणनीति है, किस तरह से हम सबके बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का जो उन्होंने समाज को दिया, अपने साहित्य से दिया, व्यक्तिगत जीवन से दिया, तमाम उदाहरण जो बताते हैं कि कोई आम व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता ऐसा, तो उनका प्रचार प्रसार किस तरह से आप आगे करने वाले हैं, क्या रणनीति है? देखिए, जो हमने फाउंडेशन की रूपरेखा सोची है, जी हम उसमें हर एक देश से 2 आदमी कम से कम लेंगे, उससे तो 5 भी हो 10 भी हो, 2 जरूर लेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि 30, 40, 50 कंट्रीज में ये फाउंडेशन हमारी वहाँ पहुँचे और फिर वीडियो के माध्यम से, उनकी बुक्स के माध्यम से, उनके लिखे हुए, उनकी 22 पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से ये संदेश वहाँ पे पहुँचाया जाए। चाहे हमें उसके लिए प्ले वहाँ पे करवाने पड़े, चाहे हमें शॉर्ट वीडियोज बना के भेजनी पड़े, जैसे आप जैसे लोगों का सहयोग लिया जाए कि इसको इस तरह से करो, मैं अपना इंटरव्यू बोलूँ वो जाए, दूसरा आदमी उनके बारे में बोले वो जाए। बहुत लोग यहाँ उनको जानते थे, जुड़े हुए थे। तो इस तरह करके एक लड़का वो भी है प्रेम शुक्ला यहाँ, जो सारी उम्र उनके साथ रहा, छोटा सा बच्चा था गरीब, उन्होंने अपने साथ रखा और उसको लोग मानस पुत्र कहते हैं। उसके घर में ही रहे वो भी इस मामले में बड़ा भावुक है। तो ऐसे लोगों से जुड़ के ना हम उनके संस्मरण नोट करेंगे और फिर हम एक और सोच रहे हैं कि उनके बारे में ना कुछ लिटरेचर लिख के लिखित में भी आया है, कुछ तो डिजिटल उससे आए ना, एक किताब लिखी जाए। एक की तो बात है, फिर लिखेंगे तो फिर चलता रहेगा, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, अपने अपने लेवल पर सारे प्रिंट कराएंगे, नहीं तो फाउंडेशन प्रिंट कराएगी, फिर उसका प्रचार प्रसार होगा। ऐसे करके हमारी पता नहीं कितने कामयाब हुए, लेकिन भावना हमारी सबकी है कि हम उनके ऋणी हैं। आपको शायद पता नहीं कि अब्दुल कलाम को उन्होंने गीता समझाई थी। तो सर किस तरह से सर, ये क्या किस वो यहाँ पे आए थे तो वो कहने लगे मेरे को, यहाँ आए तो उनके मन में जिज्ञासा हुई वहाँ कि मेरे को गीता का सार नहीं समझ आया, कोई ऐसा बंदा हो समझाए। उन्होंने भारत सरकार को कहा, भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को कहा, हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कहा कि यहाँ प्रोफेसर थे, कोई ऐसा, कोई यहाँ पे एक प्रोफेसर ऐसा है जो गीता का मर्मज्ञ है। तो उन्होंने सिन्हा जी को कॉन्टैक्ट किया, सिन्हा कहा हाँ लो चलो, उनको लेके गए। उन्होंने उनको जाते ही उन्होंने वो, अब देखो ना, अब्दुल कलाम जी को, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो जो स्कॉलर, उनको उन्होंने ऐसा कन्विंस किया कि उनके कायल हो गए। बहुत सुंदर। और एक यहाँ पे ना एक और बंदा आया बाहर का, उसने जब ज्योतिषर गया, उसके मन में गीता सुनी तो जिज्ञासा हुई मेरे को, अब इतनी बड़ी गीता 1 मिनट में कैसे मेरे को होगा, मेरे को ऐसा बंदा बुलाओ जो 5 मिनट में मेरे को समझाता है, मैंने जाना है, मेरी फ्लाइट है। तो सिन्हा जी की शरण में गए लोग, भाई 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, बुलाओ 5 सेकंड में समझा दूंगा। हम भी थे बड़े हैरान हुए, ऐसे कैसा हुआ। उसको बुलाया, कहता पहला श्लोक पढ़ लो बस, पहले श्लोक का भी पहला जो है ना,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसी में गीता का सार है। अपने अपने क्षेत्र में धर्म करो, धर्म क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में धर्म करो, कुरुक्षेत्र कुरु करो, जहाँ भी हो ना वहाँ धर्म करो। अगर शिक्षक है तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने धर्म को, प्रोफेसर है तो अपना वो धर्म निभाए, किसान है तो वो अपने वो धर्म को निभाए, जो जहाँ पे है अपने धर्म को अपनाए, अपने धर्म को निभाए, समझे। अगर धृतराष्ट्र ने अपना राज धर्म निभाया होता तो महाभारत क्यों होते, दुर्योधन ने अपनी जिम्मेवारी समझी होती तो महाभारत क्यों होती। तो वो इन्वेस्टमेंट के ऐसा कैसे क्या बात समझाई इन्होंने। गीता में यही है बस, जहाँ भी हो ना अपने अपने क्षेत्र में धर्म करो, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। वो हाईली सेटिस्फाइड, 5 मिनट भी नहीं लिए, इतनी मिनट लिए जितने मैंने आपको बताया। तो वो ना उनकी तो हर एक बात में कमांड थी उनकी, कुछ भी बोलते थे ना। मैं उनका इसीलिए मैं उनका फ़ैन रहा कि मैं उनको बस बोलते देखते रहता था, देखते रहता। प्रेरणा से उनका बहुत गहरा जुड़ा हो रहा। प्रेरणा भी बहुत आते थे, हमारे हवन भी कराया, गीता का पाठ भी कई बार किया, रामचरितमानस, वो मानस प्रचार मंडल उन्होंने यहाँ हरियाणा अपने कुरुक्षेत्र में बनाया तो उसके नाते पाठ किया, और मानस प्रचार मंडल के नाम से उन्होंने उसका प्रचार किया। तो ये ऐसे लोगों के बारे में ना जब लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो अजीब था, और ये श्रेय जाएगा कुलभूषण व्यास को, रिकॉर्ड में लिखा जाएगा इतिहास में कि एक बंदा दुबई से आया था उनसे मिलने, और उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी इनके लिए लगाऊंगा, बिना किसी उस स्वार्थ के। 9 देशों में अपने खर्चे पे वो बंदा जा चुका है, और भी जर्मनी जा रहे हैं, फिर उसके बाद लंदन, फिर उसके बाद यूएस से। और उसने उनके 100वें जन्मदिन से पहले पूरा करना था, और वो उससे भी एक साल पहले पूरा कर देगा। तो मुझे भी उनसे जुड़ने का मौका मिला, और हम इसमें सीरियसली, आप जैसे लोगों की ड्यूटी लगेगी अपने अपने क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला आपको ही पढ़ाया जाएगा कि आप भी उनके बारे में काम करो। सिन्हा जी का प्रचार प्रसार डिजिटल माध्यम से भी हो, क्योंकि ये माध्यम ऐसा है ना, ये तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये अभी चला जाएगा। अगर मैं लिखूँगा उसकी करेक्शन लगेगी, फिर वो प्रिंट होगा, फिर एडिट होंगे, फिर कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, अगर यहाँ बैठ के बात करते हैं, इमीडिएटली वो फ्लैश हो जाएगी। तो आप लोगों का सहयोग भी लेंगे, तैयार रहना उसके लिए। बिल्कुल सर, हम तैयार हैं, और हमें खुशी होगी कि हमने जीवन में अगर कुछ सीखा है, और हमारा काम किसी इतने महान व्यक्तित्व के लिए अगर हो सकता है, तो हमारे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। और आप ड्यूटी लगाएं, ये भी अपने आप में एक आशीर्वाद है। और वो कभी बीमार नहीं हुए। देखो एक और आपको बताता हूँ, वो 93 ईयर्स जिए, 93 साल, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, साइकिल पे चलते थे, चमड़े का बैग था। साइकिल डॉक्टर ने छुड़वाया कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, शहर में ट्रैफिक होगी, कोई सेहत की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर्वाइकल की भी। वो उन्होंने छुड़वाया, और वो तला हुआ खा के राजी थे, लेकिन कभी बीमार नहीं हुए, चश्मा नहीं लगाया कभी, और भाषण देते थे धारा प्रवाह खड़े होकर। 93 साल की उम्र में भी खड़े होकर 1-1 घंटा बोलते थे धारा प्रवाह। तो ऐसे आदमी से तो जुड़ोगे, आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। बहुत कुछ है सर, और आपने जो किस्से बताए, हम मतलब बस बैठे बैठे सुने ही जा रहे हैं आपसे, और असल में लग नहीं रहा है कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है। ये ईश्वर के बारे में तो कह सकते हैं, नहीं माना जा सकता। मतलब जो चीज़ें आपने बताई, क्या पॉसिबल है कोई प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति अपनी धोती खोल के अपने विद्यार्थी के कोने में बैठ जाए? असंभव जैसा है सर। टोटल प्रॉपर्टी 3 जोड़ी धोती, 3 जोड़ी कुर्ता, टोटल प्रॉपर्टी। वो कहते थे जो अपनी जरूरत से ज़्यादा कमाता है, कमाई अच्छी बात है, उसको धर्म में लगा दे, लेकिन जो संचित करता है अपनी जरूरत से ज़्यादा, वो चोर है। संचित करना, अपनी जरूरत से ज़्यादा धन का संचय करना, धन की चोरी है। और इसी प्रिंसिपल को अपना के जिए वो सारी उम्र। धन्यवाद सर, आपने अपना धन्यवाद तो आपका है, आपने मेरे जैसे आदमी को यहाँ पे बैठाया। ये तो बड़े बड़े विद्वान लोगों के लिए कितना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है, और मैं देख रहा हूँ कितना सुंदर है। और आप लोगों के साथ जो जुड़े हैं ना नौजवान लड़के, उनकी एनर्जी देख के मेरे को बड़ी खुशी होती है। उनके चेहरे से लगता है कि वो ज़िंदगी में संघर्ष करके आगे जाना चाहते हैं। चोरी ठगी हेरा फेरी जो जोर चल रहा है ना आजकल, वो नहीं। दे वांट टू स्ट्रगल करेंगे हम मेहनत करेंगे, हम अपनी मेहनत से अपने बल पे आगे बढ़ेंगे। तो आपकी टीम को और आपको ये सेटअप करने के लिए बहुत 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 बधाई, और मुझे बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।